5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक आज शाम को होगी। बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीईसी के तमाम सदस्य हिस्सा लेंगे। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। शुक्रवार को भी दोपहर 1 बजे दोबारा पीएम समेत सीईसी के सभी सदस्य फिर से बैठक करेंगे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में पश्चिम बंगाल, असम के पहले 2 चरणों और बाकी राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और कई नामों पर अंतिम मुहर भी लगाई जाएगी। आपको बता दें, बैठक के लिए बंगाल बीजेपी के नेता भी कोलकाता से पहुंच रहे हैं। टीएमसी छोड़ने वाले जितेंद्र तिवारी पर पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता चला कि पांडवेश्वर से पार्टी विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो बंगाल के दुर्गापुर के उनके दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने उनके दफ्तर का शुद्धिकरण किया। जितेंद्र तिवारी ने रात में बीजेपी का दामन थामा, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया और वो नारे लगाते हुए जितेंद्र तिवारी के दुर्गापुर के उस कार्यालय में पहुंच गए जहां वो बैठते थे। उन्होंने वहां जाते ही जितेंद्र तिवारी की नेम प्लेट हटाई और नारे लगाते हुए पूरे दफ्तर को धोया। वहीं आसनसोल में जितेंद्र तिवारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला जलाया। वो आसनसोल से मेयर रह चुके हैं और वहां के टीएमसी कार्यकर्ता उनसे बहुत नाराज दिखे। जितेंद्र तिवारी के टीएमसी छोड़ने की अटकलें उस समय तेज हुई थीं जब ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम को उनकी ओर से आसनसोल में विकास के काम से जुड़ी एक चिट्ठी लिखने पर विवाद हुआ था। हालांकि पता चला है कि बाद में उन्हें मना लिया गया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद जितेंद्र तिवारी ने हाथ में कमल पकड़ लिया, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध तेज कर दिया। आसनसोल में तो पार्टी कार्यकर्ता गंगा जल लेकर नगर निगम के दफ्तर पहुंचे, जिसे उन्होंने नगर निगम के कार्यालय में छिड़का। जितेंद्र तिवारी आसनसोल के मेयर रह चुके हैं। यही वजह रही कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए नगर निगम का कार्यालय चुना और बड़ी तादाद में वहां पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने वहां गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता गोविंद विश्वास पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। आपको बता दें, इस घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस से आरोपियों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की। बंगाल में फिर चुनावी हिंसा की घटना सामने आई है और उसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के नेता गोविंद विश्वास पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी नेता पर हमला किया गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीजेपी का दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। फिर क्या था, प्रदर्शन कर रहे छात्र बैरिकेड ही तोड़ने लगे। पुलिस वालों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो ये छात्र धक्का मुक्की पर उतर आए। छात्रों ने कुछ पुलिस वालों को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों की यह हरकत देख पुलिस ने भी डंडों से जोर से उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। छात्र तब भी नहीं माने तो पुलिस ने पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया। पानी की बौछार इतनी तेज थी कि उसकी चपेट में आकर कुछ छात्र सड़क पर ही गिर पड़े। हालांकि काफी सख्ती बरतने के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। हमें अपनी डिग्रियां उनको लौटानी पड़ेंगी कि इन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ महज एक कागज है। जवाब में पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे छात्रों पर डंडे भी चलाए। पंजाब विधानसभा में बजट पेश होने से ठीक पहले पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया कि पंजाब को मिलने वाले राजस्व का 1% ही लोगों की जेब में जा रहा है, जिसका खामियाजा राज्य के 99% लोगों को झेलना पड़ रहा है। A huge debt rupee system कटोट का चवांग खड़ा साढ़े सामने दैत बन के और नोच नोच के पंजाब दे वाइटल्स
ਖਾ ਰਿਹਾ 1% ਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। न्यूज 18 के पारस दामा की रिपोर्ट है कि अनुराग कश्यप, विकास बहल और एक्टर तापसी पन्नू से जुड़े मुंबई और पुणे के 22 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी की यह कार्रवाई फैंटम फिल्म्स नाम की कंपनी से जुड़ी है। इस कंपनी में विकास बहल, अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मंटना साझेदार थे, लेकिन विकास बहल पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद इसे बंद कर दिया गया। इसके अलावा मधु मंटना की कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में भी इस कंपनी का नाम सामने आया था। आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि इन सभी लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला है, जिसके बाद आयकर विभाग ने अनुराग कश्यप से पूछताछ भी की। अनुराग कश्यप के घर पे भी रेड की गई है, साथ ही साथ अनुराग के को फाउंडर फैंटम फिल्म्स के और दूसरे कलाकारा के घर पे भी आईटी की रेड की गई है। लेकिन छापेमारी की खबर सामने आते ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण ने इसे बदले की कार्रवाई ठहरा दिया। केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास करती है। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आयकर विभाग के इन छापों में सियासत ढूंढने वालों पर जोरदार निशाना साधा और जांच एजेंसियों के जानकारी के आधार पर काम करने की दलील दी। इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। असम चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक हुई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर असम चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें एजीपी के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद हेमंत बिस्वा ने ट्वीट कर गठबंधन के आधिकारिक ऐलान का दावा किया। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों में पेट्रोल पंपों से प्रधानमंत्री की तस्वीर वाली होर्डिंग को 72 घंटे के अंदर हटाने के निर्देश जारी कर दिए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी के विधायक हितेन बर्मन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि इस हमले में विधायक बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीच बाजार में बदमाशों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच फायरिंग होने लगी। इसी दौरान बाजार से सामान लेने गई एक लड़की को गोली लग गई। छत्तीसगढ़ की धमतरी में जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना फैलने से हड़कंप मच गया। वहां 2 दिनों में 10वीं और 11वीं में पढ़ने वाले 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में कुछ लोगों ने खेत में फसल खा रहे एक हिरण की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। की पेशवाई के साथ ही हरिद्वार कुंभ का धूमधाम से आगाज हो गया। कोरोना की वजह से इस बार कुंभ के आयोजन में खास सावधानियां बरती गई हैं, लेकिन कुंभ की पहली पेशवाई में कोरोना की वजह से तैयारी पर कोई असर नहीं दिखा और पंचायत निरंजनी अखाड़े के नागा साधुओं ने पूरी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। पहली पेशवाई के साथ ही हरिद्वार कुंभ का भी आगाज हो गया। पेशवाई का रथ ये बताने के लिए काफी है कि इस बार का कुंभ अद्भुत होने वाला है। इस दौरान नागा साधुओं की टोली में चांदी की पालकी, रथ और घोड़े भी शामिल दिखे। पेशवाई में शामिल साधु शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। निरंजनी अखाड़े की इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र गिरी ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की। सबको मैं दे रहा हूं निमंत्रण, आइए कुंभ में शामिल होइए। हाँ, कोरोना के जो गाइडलाइन पालन करिए। इसी तरह जूना अखाड़े और उसके किन्नर अखाड़े ने भी कुंभ के लिए नगर प्रवेश किया। किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार कुंभ में हिस्सा ले रहा है। पश्चिम एशिया के देश लेबनान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और वहां की मुद्रा में जारी गिरावट पर पूरे देश में हंगामा मच गया। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लेबनानी पाउंड 1500 के भी पार चला गया, जिसने लोगों को सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने पर मजबूर कर दिया। बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे लोगों ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। राजधानी बेरूत से सामने आई तस्वीरों में गुस्साए लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर उन्हें जैम कर दिया। लोगों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और इस परेशानी से उन्हें जल्द निकालने की मांग की।
सटीक निशाने से दुश्मनों को मार गिराने के लिए भारतीय फौज की ताकत में इजाफा हो गया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि LAC और LOC पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को इजरायल में बनी मशीन गन नेगेव NG-7 दी जाएगी, जिसे इस महीने के आखिर तक जवानों को सौंपा जाएगा। 6000 मशीन गन की पहली खेप जनवरी के पहले हफ्ते में भारत आ भी चुकी। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ एक मिनट में ही 700 गोलियां दाग सकती है, जो कि 800 मीटर की दूरी तक मौजूद दुश्मन की मार गिराने में सक्षम है। ये मशीन गन हल्की भी है। इसका वजन महज 7.5 किलो है, जिसे गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने पिछले साल 19 मार्च को इजरायल की एक कंपनी से करीब 16,000 मशीन गन खरीदने का सौदा किया था, जिनमें 6,000 तो मिल चुकी हैं और बाकी अगले साल मार्च तक मिलने की उम्मीद है। प्राइवेट नौकरी में आरक्षण दिए जाने वाले हरियाणा सरकार के कानून का कारोबारियों ने विरोध किया। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के लिए भी आरक्षण को मंजूरी दे दी गई। इस कानून के तहत हरियाणा में काम करने वाली किसी भी निजी कंपनी को 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों को देनी होंगी। किसी भी तरह के व्यवसाय के अंदर हरियाणा के मूल निवासियों 75% अधिकार हो। लेकिन वहां के ज्यादातर कारोबारी इस कानून के विरोध में उतर आए। हमारे पास काबिल बंदे हैं, हम उनको रखते हैं, अभी भी रखेंगे, आगे भी रखेंगे, लेकिन इस तरह किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी तरह हरियाणा से बाहर के छात्रों और कामगारों ने भी इस फैसले का विरोध किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस ने 20 से ज्यादा देसी बम बरामद किए। पुलिस को ये सभी बम एक बाल्टी और बैग से मिले। बताया गया कि जिस इलाके से ये विस्फोटक जब्त किए गए, वहां बीजेपी का एक चुनावी कार्यक्रम भी होने वाला था। गुजरात के वडोदरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुणे के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NIA को नोटिस भेजा और आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर जवाब मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। इराक में अमेरिकी सेना के एक ठिकाने पर रॉकेट हमले से दहशत फैल गई। ये हमला पश्चिमी इराक के ऐन अल असद बेस पर किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक फौजी अड्डे के बाहर मौजूद एक गाड़ी लपटों में घिरी नजर आई। हमले में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसके टुकड़े दूर तक बिखरे नजर आए। ऐन अल असद इराक में अमेरिका का एक बड़ा फौजी ठिकाना है, जहां अमेरिका के साथ उसकी गठबंधन सेनाएं भी तैनात रहती हैं। हालांकि ये हमला किसने किया और इसमें कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में 2 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। इनामी बदमाश था ये, और अमजद इसका साथी भी मारा गया है। मुन्ना बजरंगी गैंग के ये दोनों आरोपी, पिस्तौल और कारतूस भी इनसे बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की प्रयागराज में 2 बदमाशों को ढेर किया गया है। पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी और दोनों को मुठभेड़ में आज ढेर कर दिया गया है। दोनों इनामी बदमाश वकील पांडे और उसका साथी अमजद भी मारा गया है। इस मुठभेड़ में, प्रयागराज में मुठभेड़ हुई, और आपको बता दें ये दोनों मुन्ना बजरंगी गैंग के सदस्य थे और इनके पास से पुलिस को पिस्तौल और कारतूस भी मिले हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज में। यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। काफी दिनों से इनकी तलाश थी और दोनों को ढेर कर दिया गया है मुठभेड़ में। प्रयागराज में ही मुठभेड़ हुई, जिसमें ये इनामी बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुन्ना बजरंगी गैंग से दोनों ये जुड़े थे और काफी इन पे आरोप भी, मामले इन पे दर्ज थे। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, दोनों को ढेर कर दिया गया है, यूपी पुलिस का क्या कहना है, किस तरह से इस मुठभेड़ को अंजाम दी गई? देखिए, बिल्कुल यूपी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये 2 लोग किसी बड़े व्यक्ति की हत्या की सुपारी इन्होंने ले रखी थी और लगातार वो प्रयास कर रहे थे और सर्विलांस के जरिए यूपी पुलिस इनको लगातार ट्रैक कर रही थी। ये दोनों ही माफिया, जो दोनों बदमाश मारे गए हैं, दिलीप मिश्रा जो मारा गया है, इसके अलावा जो राजू पांडे, दोनों 50-50 हजार के इनामी थे। दोनों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। दोनों के पास से 2 विदेशी पिस्तौल भी बरामद की गई। दोनों पर ही 2013 में वाराणसी के डिप्टी जनरल अनिल त्यागी की हत्या का आरोप, और पुलिस के मुताबिक माफिया मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के इशारे पर ये पूरे प्रदेश में हत्याएं करते थे। तो लिहाजा इनका लंबा आपराधिक इतिहास भी, और पुलिस को सूचना थी कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। लिहाजा जब प्रयागराज में इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इनकी तरफ से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और मुठभेड़ में दोनों ही बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया।
बिल्कुल अजीत, और लंबा इनका आपराधिक इतिहास रहा है और जिस तरह से इनको ढेर किया गया है तो यकीनन ये यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल बड़ी कामयाबी, और न कोई घटना ये लोग जरूर करते, क्योंकि पिछली बार भदोही के विधायक ने भी इनसे जान का खतरा बताया था। तो प्रयागराज की जो एसटीएफ यूनिट है उसने मुठभेड़ में इन दोनों 50,000 के इनामिया जो बदमाश है, वकील पांडे, राजू पांडे और दिलीप मिश्रा, दोनों को मार गिराया। चूंकि इनका जो मुख्तार अंसारी गैंग से या जो मुन्ना बजरंगी जिनकी बागपत जेल में हत्या हुई, दोनों गैंग के लिए ये दोनों भाड़े पर हत्याएं करते थे, जिसके 7 शूटर थे। लिहाजा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली कि कोई न कोई बड़ी घटना करने वाले थे। जी। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। उसके पार्षद 5 में 4 सीटों पर जीते। इन सभी सीटों पर 28 फरवरी को वोट डाले गए और नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से नाचने लगे, क्योंकि उनकी पार्टी ने उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपने विरोधियों से आगे निकल गई। नतीजों का ऐलान होते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी जश्न मनाया गया, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। पार्टी के ये दोनों बड़े चेहरे जीते हुए पार्षदों के साथ कार्यकर्ताओं के सामने आए। जीत से गदगद केजरीवाल ने अपनी सरकार के काम को इस कामयाबी की वजह माना। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है। रोहिणी में तो जीत की आहट सुनते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगे। वहां पार्टी के लोग ढोल की थाप पर जमकर झूमे। सीडी के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरीके से नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए भी एक जगह से अच्छी खबर आई। उसे पूर्वी दिल्ली नगर निगम की चौहान बांगड़ सीट पर कामयाबी मिली। हालांकि आम आदमी पार्टी की सफलता उससे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस उपचुनाव को अगले साल दिल्ली के तीनों नगर निगमों में होने वाले चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा, क्योंकि उसे केवल पूर्वी दिल्ली नगर निगम के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी में जीत की कहानी नहीं दोहराई, बल्कि उसने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की रोहिणी सी और शालीमार बाग सीट पर भी अपना जादू चलाया। जबकि 2017 में शालीमार बाग सीट बीजेपी के पास थी और रोहिणी सी पर बीएसपी के जय भगवान जीते थे। हालांकि बाद में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस को दिल्ली नगर निगम की चौहान बांगड़ सीट पर सफलता मिली, जबकि 2017 में इन 5 सीटों में किसी पर भी उसे कामयाबी नहीं मिली थी। महाराष्ट्र के पुणे से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। यह हादसा कैसे हुआ इसका पता अभी नहीं लग पाया है, लेकिन कुछ ही देर में आग पूरे गोदाम में फैल गई। सामने आई एक तस्वीर में उससे ऊंची ऊंची भयानक तेज लपटें और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग कितनी भयंकर थी, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़े पैमाने पर प्लास्टिक और कागज भी इसमें भरा हुआ था, जिस वजह से आग और तेजी से फैलती चली गई। आग लगने के बाद हादसे वाली जगह पर कई लोग भी जमा हो गए। बताया गया कि दमकल की 6 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले सीआरपीएफ के जवान कड़ी तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए सीआरपीएफ के जवानों को आतंकियों से लोहा लेने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके लिए उधमपुर में एक विशेष ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, क्योंकि यात्रा की सुरक्षा का पूरा जिम्मा सीआरपीएफ पर ही होता है। आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को हर तरह के हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए उस सेंटर में कई तरह के इंतजाम किए गए। सीआरपीएफ के जवानों को मेंटली और फिजिकल तौर पे पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा है। सीआरपीएफ के जवानों को यह सिखाया गया कि बड़े और गहरे गड्ढे में आग लगी होने की सूरत में वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, रास्ता ना होने पर रस्सी का इस्तेमाल कैसे करना है। इस बल में आए तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत प्राउड फील होता है यहाँ के। आतंकियों के खात्मे के लिए ऊंची दीवार को कूदकर जाने की ट्रेनिंग के साथ एक हाथ से राइफल को खोलने के गुर भी सिखाए गए। किसी भी आतंकवादी के जो उनका मकसद है उसको पूरा ना होने दें और उसको मिटा डालें। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को यह भी सिखाया गया कि किसी मकान में अगर आतंकी छिपे हों तो उन्हें कैसे निशाना बनाया जा सकता है। भारतीय मूल के कनाडा के कलाकार और लेखक गुरदीप पंडेर का जमी हुई झील पर भांगड़ा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद बनाया, जिसमें वो बर्फ से ढकी झील पर भांगड़ा करते नजर आए। वीडियो में वो इधर से उधर अपने अलग अलग अंदाज में जमकर नाचते नजर आए। पंजाब में जन्मे गुरदीप पंडेर कनाडा में अपने भांगड़े के लिए काफी मशहूर हैं। वो इससे पहले भी भांगड़े के अपने अलग अलग वीडियो के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं।
खबर है कि पाकिस्तान से सीज फायर के समझौते के बाद कई आतंकियों की हलचल बेहद कम हो गई है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि दिसंबर में खुफिया एजेंसियों को भारत की सीमा के पास पाकिस्तान में 224 आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, लेकिन फरवरी के महीने में ऐसे आतंकियों की गिनती कम होकर केवल 108 रहने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू, नौशेरा, अखनूर और राजौरी इलाके में पाकिस्तान की मदद से आतंकियों के 20 लॉन्चिंग पैड चल रहे थे, लेकिन केवल 2 महीनों में इनकी गिनती घटकर महज 5 रह गई है। खबर है कि आतंकियों की घुसपैठ कराने के इरादे से ही पाकिस्तान की फौज सीमा पर फायरिंग करती थी, और फायरिंग बंद होने के बाद न केवल आतंकियों की घुसपैठ का रास्ता बंद हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने आतंकियों की फंडिंग भी रोक दी। हालांकि भारतीय फौज के सूत्रों के मुताबिक ये ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की एक चाल भी हो सकती है, इसलिए सेनाएं पूरी तरह सतर्क है। लखनऊ में बीजेपी सांसद के बेटे पर हुई फायरिंग की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने सांसद के बेटे पर गोली चलाने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं, क्योंकि पुलिस के मुताबिक सांसद के बेटे पर गोली चलाने वाला उसी का रिश्तेदार था जिसने सोची समझी साजिश के तहत उस पर गोली चलाई। पुलिस को शक है कि इस षड्यंत्र का मकसद कुछ लोगों को फंसाना था, लेकिन सांसद के बेटे से पूछताछ के बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुंचेगी। जब हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की, उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। उन्होंने ये बताया कि हाँ, गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई थी। देश में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के नतीजे सबके सामने रखे। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि भारत बायोटेक ने दावा किया कि तीसरे चरण के नतीजे के आधार पर कोरोना के खिलाफ कोवैक्सीन 81% तक असरदार है। टीके के ट्रायल के तीसरे चरण में करीब 26,000 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें करीब 2,500 लोग बुजुर्ग थे, जबकि 4,500 किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। ये वो लोग थे जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लगने के बाद किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ था। इस बीच केंद्र सरकार ने भी वैक्सीन लगाने की मुहिम को तेज कर दिया। अब चाहे दिन हो या रात, लोग जब चाहें तब कोरोना की वैक्सीन लगवा पाएंगे। मतलब अब उन्हें किसी तय वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर जानकारी दी कि अब लोग कोरोना का टीका अपनी सहूलियत के हिसाब से हफ्ते के किसी भी दिन और 24 घंटों में किसी भी वक्त लगवा पाएंगे। इससे होगा यह कि बड़ी आबादी को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए सरकार का यह फैसला बेहद अहम है। चिंता की बात यह है कि वायरस उन इलाकों में भी पहुंच गया है जहां पहले कोरोना के मरीज न के बराबर थे। जैसे कि महाराष्ट्र के अमरावती में अब ज्यादा मामले उन 7 वार्ड से सामने आ रहे हैं जहां पहले उनकी गिनती बेहद कम थी। मुंबई में भी उन्हीं इलाकों में ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं जहां पिछले साल महामारी के चरम पर भी कम मामले रिपोर्ट हो रहे थे। असम विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा समेत असम से जुड़े कई बड़े नेता मौजूद थे। इस बैठक में एजीपी के साथ सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में एजीपी 24 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और खबर है कि इस बार बीजेपी एजीपी को पिछले बार से कम सीट देने के मूड में है। इस बैठक के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर आज गठबंधन के आधिकारिक ऐलान का दावा किया। पिछले 1 साल में चीन के हैकरों ने भारत की संस्थाओं को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की है। चीन की तरफ से साइबर हमलों की कोशिश नई नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल में चीनी हैकरों ने भारत में अपने साइबर हमले बढ़ा दिए हैं। खासकर गलवान में भारतीय सेना के हाथों करारी मार झेलने के बाद वो चीन की तरफ से हमलों में काफी तेजी आई है। इससे पहले चीन पर भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक पर साइबर हमला करने का आरोप लगा था। इसी तरह तेलंगाना के बिजली विभाग ने भी चीन की तरफ से साइबर हमला किए जाने का शक जताया है। अधिकारियों के मुताबिक साइबर हमले के जरिए तेलंगाना में बत्ती गुल करने की तैयारी थी। हालांकि साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाली एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने चीन की ये कोशिश नाकाम कर दी। चीन के इस साइबर खतरे को देखते हुए सरकार ने भी सभी बड़े संस्थानों और एजेंसियों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। राहुल गांधी के इमरजेंसी पर दिए बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। इमरजेंसी को बड़ी गलती मानने वाले राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। देखो, ये राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के लीडर, माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, उनके गुनाहों की गिनती खत्म नहीं होगी।
जबकि कांग्रेस को 45 साल पुरानी गलती पर कबूलनामे में कुछ भी गलत नहीं दिखता। राहुल गांधी ने इमरजेंसी के लिए माफी मांगी, उस समय जो लोगों को तकलीफ हुई तो एक कोई गलत बात नहीं की। राहुल गांधी ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में इमरजेंसी से जुड़े सवाल के जवाब में इसे बड़ी गलती माना था। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said it. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में 18 दिन चुनाव प्रचार करेंगे। उनकी रोजाना 3 रैलियां होंगी, यानी वो 2.5 हफ्तों में 50 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान राजनाथ की सबसे ज्यादा 10 दिन बंगाल में रैलियां होंगी। सरोद वादक अमजद अली खान और कपिल देव ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। दोनों ने दिल्ली के ओखला में फोर्टिस अस्पताल में ये टीका लगवाया। अहमदाबाद में मास्क नहीं पहनने पर गुजरात सरकार ने जुर्माने के तौर पर अब तक 29 करोड़ रुपए वसूले। महाराष्ट्र सरकार 50 करोड़ पेड़ लगाने की जांच करवाएगी। पेड़ लगाने का यह अभियान पिछली बीजेपी सरकार ने शुरू किया था, लेकिन आरोप है कि 50 करोड़ पेड़ नहीं लगे और इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ। गुजरात के केवड़िया में आज से संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो रहा है, जो 6 मार्च तक चलेगा। इस सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे और तीनों सेनाओं के कमांडरों को संबोधित करेंगे। संदीप बोल की रिपोर्ट है कि सम्मेलन में ऑपरेशनल मसलों के साथ साथ सेना को आधुनिक बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके साथ ही चीन के साथ लद्दाख में एलएसी की स्थिति और पाकिस्तान के साथ एलओसी के मौजूदा हालात और रणनीति तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत तीनों सेनाओं के कामकाज और भविष्य की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। खबर है कि इस सम्मेलन के आखिरी दिन तीनों सेना के जेसीओ और जवान शामिल होंगे। आर्टिकल 370 पर टिप्पणी के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को राहत मिल गई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी और याचिका दाखिल करने वाले रजत शर्मा नाम के शख्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह जुर्माना उस पर अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए लगाया। याचिका में फारूक अब्दुल्ला पर आरोप लगाया था कि उन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, इसलिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि किसी भी नीति पर आपत्ति जताने को देशद्रोह की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने फिर से प्रदर्शन किया। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर लगातार दूसरे दिन भी बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। इन विधायकों ने राज्य की उद्धव सरकार को वहां के किसानों समेत दूसरे कई मुद्दों पर घेरा। राजस्थान के बाड़मेर में एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को 5 करोड़ रुपए के टैक्स बकाया पर इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा। दावा है कि हाल ही में उसके नाम से खुले बैंक अकाउंट में करीब 33 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर का हवाला देते हुए राज्य की जेल में जाने का विरोध किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो खाद कारखाने से जुड़े विकास के कामों का जायजा लेने के साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक आदमी ने अपनी बेटी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। बताया गया कि वो आदमी बेटी के प्रेम संबंधों से नाराज था, जिसके बाद उसने धारदार हथियार से उसका सिर काट दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में खेत में कटे गेहूं की फसल में देर रात आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का गेहूं जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें चोरी के आरोप में कुछ महिलाओं की पिटाई कर दी गई। बताया गया कि एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई महिलाओं के गहनों की चोरी की, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद तो गुस्साई भीड़ उन पर टूट पड़ी। जिन महिलाओं के गहने चोरी हुए, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। काफी देर तक उनकी पिटाई करने के बाद लोग उन्हें खुद ही पकड़कर पुलिस की गाड़ी तक ले गए। इस दौरान भी उन्हें लगातार पीटा गया। बाद में पुलिस उन्हें थाने ले गई। इस हंगामे की वजह से पूरे कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। महिलाओं की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। यूपी के बुलंदशहर से रूह को कपाकर रख देने वाली एक घटना सामने आई। वहां एक आदमी ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी, जबकि हमले के बाद से उसकी तीसरी लड़की की हालत नाजुक है। बताया गया कि आरोपी को चारों के चरित्र पर शक था।
आरोप है कि इसी वजह से उसने बीती रात उन पर हमला कर दिया, जिसका पता इलाके के लोगों को सुबह चला, जिसके बाद आरोपी के मकान के बाहर भीड़ जुट गई। उन लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन्होंने मकान में छानबीन शुरू कर दी। साथ ही तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए वहां से अस्पताल भेजा। बर्बादी का यह मंजर देखकर घर की बुजुर्ग का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अरे मेरी रानी, हमले के बाद आरोपी तो फरार हो गया और अपनी एक बेटी को मौत से जंग लड़ने के लिए वहीं छोड़ गया। और वो फरार है। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से परिवार से जुड़ी कई जानकारियां जुटाई और भरोसा दिया कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इसे अपने पत्नी और बेटियों के चरित्र को लेकर के शक था और हम अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासशील हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी मानसिक रूप से कमजोर है। म्यांमार के दावई में पुलिस की गोली का शिकार हुए एक आदमी की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन पर कर रहे उस आदमी को पुलिस ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरा शहर सड़कों पर उतर आया। मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर सवार होकर लोगों ने मार्च निकाला, जो शहर के कई इलाकों से होकर गुजरा। सभी रास्तों पर सड़क के किनारे भी लोग खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, शव के साथ हजारों लोग पैदल चलते भी दिखाई दिए। उन्होंने सैन्य शासन के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। इसके बाद हजारों लोगों ने नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया। खबर है कि पूरे शहर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से 5 लोगों की मौत हुई है। अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी ने टीएमसी का दामन थाम लिया। कोलकाता में बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी टीएमसी में शामिल हो गईं। उन्होंने टीएमसी महासचिव और राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, रिसर्च और स्किल को बढ़ाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। यूपी के फिरोजाबाद में एक लड़की का शव उसके परिवार वाले अस्पताल से मोटरसाइकिल पर ले गए। इस लड़की की इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई थी, लेकिन आरोप है कि कुछ घंटों तक उसका शव स्ट्रेचर पर ही पड़ा रहा और अस्पताल के कर्मचारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, इतनी देर से बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मैच में 64 रन से हरा दिया। मैच में पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 208 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 18वें ओवर में 144 रन पर ही ढेर हो गई। इस जीत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 1-2 से पीछे है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना से अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के एक नेता के घर से बम बरामद होने पर गहमा-गहमी तेज हो गई। ये वो ड्राम है जो तस्वीरों में हमने देखा था, जो कि इसी ड्राम से बम बरामद किया गया था। इस मामले में अब्बास सिद्दीकी ने साजिश का शक जताया और टीएमसी पर हमला किया। हम नहीं रखा, या हमको फंसाने के लिए किसी ने रखा है। टीएमसी का गुंडा लोग हमारे जो सादा सीधा इंसान है, उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी ने साफ कर दिया कि उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। फंस जाने पर वो लोग जो बात बोल रहा है बचने के लिए, गलत बात। हिंदू महासभा के मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल्ली तक गोडसे यात्रा निकालने के ऐलान पर घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने इस यात्रा का कनेक्शन हाल ही में गोडसे पुजारी बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने से जोड़ दिया। कांग्रेस ने जिस प्रकार के अपने कृत्य किए हैं, उसके कारण कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। बीजेपी उसी दिन से कांग्रेस पर हमलावर है जब से महात्मा गांधी के हत्यारे के पुजारी ने कांग्रेस का दामन थामा था। हिंदू महासभा के पूर्व नेता नाथूराम गोडसे के पुजारी को कांग्रेस में शामिल कर कांग्रेस ने बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को थमा दिया है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों के जवाब में महात्मा गांधी की विचारधारा का जिक्र छेड़ा। वो तो हर लोगों को माफ करने वाले विचारों से महात्मा गांधी हमेशा चले।